हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 इंग्लिश में जो आपका पोएट्री है, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट स्टेंजा को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भाई कंफर्म है कि आएंगे। और ये स्टेंजा आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये 3 ऐसे स्टेंजा हैं जो काफ़ी हैं आपको 95% मतलब स्टेंजा में फिक्स करने के लिए। मतलब स्टेंजा में आपका 100% फिक्स हो जाएगा जो आपका पोएट्री का स्टेंजा होता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में 95% लाना है, तो हर एक टॉपिक को क्लियर रखना पड़ेगा, और हम आप लोगों को हर एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो ये स्टेंजा आप जरूर तैयार कर लेना, और ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिले। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा है भाई आपके सामने आ गया है, और इसका स्वागत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला चैप्टर है द डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा है फायर एंड आइस, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप लोग इसको कैसे तैयार करोगे, कैसे इसको समझोगे भाई, ट्रिक के साथ समझो, आप चुटकियों में करके आओगे, कुछ नहीं है, ये सब तो हलवा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है। लिखा हुआ है द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। अब इसको पढ़ने के बाद माइंड में कुछ नहीं आया होगा, भाई मैंने क्या पढ़ लिया, एक अंग्रेज की तरह पढ़ लिया, बोल लिया, बस खत्म। इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब मीनिंग कौन बताएगा, हम बताएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, जब देखो मैं आपको एक छोटा सा मतलब कहानी की तरह समझाता हूं, फिर आप मीनिंग भी समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले एक लेखक है, कवि है, और कवि क्या करता है कि एक रास्ते से गुजर रहा है। अब ये जब रास्ते से ऐसे गुजर रहा है, ये रास्ता है, रास्ते से गुजर रहा है, तो ये एक हेमलॉक ट्री उनके मतलब रास्ते में लगा रहता है। अब उसको क्या होता है कि भाई उसका जो दिन है, उसको जो डिमोटिवेशन था, आलस, मतलब जिसे कहते हैं उदास था वो बहुत ज्यादा, तो वो हेमलॉक ट्री, जो यहाँ हेमलॉक ट्री लगा हुआ है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है, या फिर बैठता नहीं, गुजरता है, वहां से ऐसे जाता है, गुजरता है, तो एक ऊपर भैया कौवा बैठा रहता है, क्रो। तो वो क्रो क्या करता है कि जब ये हेमलॉक ट्री को हिलाता है, तो बर्फ, यहाँ जब लेखक ऐसे गुजरता है, तो यहाँ उनके ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। अब जब छोटे छोटे टुकड़े गिरे, तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेखक को प्रभावित किया, कवि को प्रभावित किया, और उसका जो उदासी का दिन था वो किसमें बदल गया, हैप्पीनेस में, यानी कि वो खुश हो गया, क्योंकि वो ठंड ठंड बर्फ के टुकड़े ऊपर गिरे, तो वो जो उदास मन था वो आनंदित हो गया, हैप्पी हो गया। तो मतलब कहने का मतलब अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। जब लेखक ऐसे रास्ते से गुजर रहा है, तो एक कौवा जो कि सूक डाउन ऑन मी, यानी कि वो जो है हमारे ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो, जब वो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब होता है पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे कण, और किसका, स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जब उनके ऊपर गिरता है, तो लेखक का जो उदासी का मन था वो अच्छा हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब तो कुछ नहीं है इसको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान लगेगा। पहला, What is a dust of snow? डस्ट ऑफ स्नो जो था वो किस चीज का था, यानी कि कैसा था, तो पार्टिकल्स ऑफ डे, यानी कि दिन का कुछ भाग। नहीं यार, ये थोड़ी था, ये थोड़ी ऊपर गिर जाएगा। पार्टिकल ऑफ सैंड, ये भी नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ प्लांट, ये भी नहीं है। तो अब ऑप्शन लास्ट वाला, पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण तो थे, तो यही सही हो गया। बस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा आसान है, और बस इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगला है भाई, अब ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि नेम ऑफ द पोएट एबव लाइंस, इसके जो एबव लाइंस है उसके पोएट कौन है। जो आप लोगों का डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है, इसके भैया पोएट कौन है, मतलब जो कवि है वो कौन है। अब इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला,
यहाँ देखो वर्ड्सवर्थ या सेली या रॉबर्ट फ्रोस्ट या W.V. येट्स। तो भाई इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वो भैया हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। और याद रखना जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं इसके राइटर हैं, और जो फायर एंड आइस है ना दूसरा चैप्टर, उसके भी राइटर हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट जी हैं। तो मतलब 2 चैप्टर के राइटर कंप्लीट। तो बस ये 2 नंबर फिक्स हो गया। अब अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और अगला हम लोग 3 इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। अगला देखो, अगला है माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है कि सम सेज, ये फायर एंड आइस चैप्टर से सीधा लिखा हुआ है फायर, ठीक है, आइस तो पहचान में तो आ ही गया होगा। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन fire, some say in ice, from what I want tested of desire, I hold with those who favor fire। तो अब ये क्या कह रहा है, इसको समझो पहले। कहने का मतलब है जो कवि है वो कहना चाहता है, लोग कहना चाहते हैं कि संसार का अंत जो होगा 2 तरीके से, 2 चीजों से होगा। अब 2 चीज कौन कौन से हैं वो सीधा लिखा हुआ है। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड फायर, फायर का मतलब होता है आग, एंड सम कुछ लोग कहते हैं आइस, यानी कि आइस का मतलब होता है बर्फ। तो अब यहाँ आग थोड़ी है, जो आग लगती है वो थोड़ी आग है, और यहाँ बर्फ से कैसे मौत होगा, कैसे संसार का अंत होगा। तो इसका कंपेयर किया गया है किससे, वो मैं बताता हूँ। यहाँ जो कवि है वो कहता है कि 2 चीजों से, या लोगों का कहना है कि 2 चीजों से इस संसार का अंत होगा। पहला क्या है, एक वो लोग हैं जो मानते हैं कि संसार का अंत जो होगा वो आग से होगा, पहला। सम सेज, कुछ लोगों का कहना है वर्ल्ड्स विल एंड, जो संसार का अंत होगा वो फायर यानी कि आग से होगा। बट यहाँ आग जो है वो मनुष्यों का क्रोध है, मनुष्य के अंदर जो क्रोध होता है, मनुष्य के क्रोध से जो संसार का अंत होगा। मनुष्य की लालच, मतलब यहाँ जो भैया फायर की तुलना की गई है मनुष्य के क्रोध से, लालच से, उनकी आकांक्षा से। आकांक्षा का मतलब है कि मतलब चीजों को पाने की इच्छा, मतलब दुनिया की सारी चीजें हमें ही मिल जाए और किसी को ना मिले, ये भी एक प्रकार से लालच और आकांक्षा। और ये जो लालच क्रोध ये चीजों से अंत होगा। दूसरा आइस, दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि आइस से होगा, मतलब बर्फ से अंत होगा। अब यहाँ बर्फ का मतलब है घृणा, घृणा का मतलब होता है किसी से जलन, तो इस चीज से अंत होगा। तो भाई ये दोनों चीजें से हो सकता है। बट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो फिर कवि कहता है मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और कवि अपने अनुभव के आधार पर मानते हैं कि संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा, इसलिए कवि उन लोगों के साथ वो आग का पक्ष लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको अर्थ समझ में आ गया। अब अर्थ समझ में आ गया तो माय डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। पहला, सम पीपुल सेज दैट द वर्ल्ड्स विल एंड स्मोक। भाई संसार का अंत जो कुछ लोग कहते हैं वो स्मोक से नहीं, अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा बताना है। ठीक है, बाहर दुनिया में नहीं जाना है, जो स्टेंजा में है उस चीज के बारे में बताना है। तो अगला वाटर से, वाटर का तो देखो ना तो स्मोक का कभी ने बात किया ना वाटर का, ना तो समुद्र का बात किया। फायर एंड आइस का बात किया है तो फायर ऑप्शन है, फायर पे ठोक दो, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आइस भी होता तो आइस होता, फायर नहीं होता, फायर है तो आइस है, मतलब एक चीज होता। और दिस इज फ्रॉम हियर। अब देखो अगला है कि व्हाट डू यू मीन्स बाय होल्ड हियर, मतलब यहाँ होल्ड का मीन्स क्या है। जी होल्ड, होल्ड का मतलब माय डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ होल्ड का मीन्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। होल्ड का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, जो कवि है वो किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं निर्णय करने जाते हो, ठीक है, डिस्कशन, तो किसी ना किसी का तो पक्ष लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो कवि ने किसका पक्ष लिया है, किसका सपोर्ट किया है, किसकी तरफ गया है, तो वो किसके तरफ, फायर की तरफ। तो डिजायर मतलब इच्छा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, स्काई मतलब आकाश भी नहीं है, सपोर्ट कंफर्ट भी नहीं है, भाई सपोर्ट किया है कवि ने। क्या किया है, होल्ड किया है, सपोर्ट किया है एक चीज का, और वो इसका मीन्स है होल्ड का मतलब सपोर्ट। ठीक है, समझ में आया ना। अब कोई बात ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ में आए,
और समझ में आ रहा है तो यार बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, कुछ भी नहीं है, आसान आपको लगेगा। बस चीज़ों को समझो, पढ़ो ध्यान से, जितनी ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा और उतना अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। अगला स्टेंजा आपके सामने है, थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, देखो आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, हम बताएंगे। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है। पहला, डोंट विट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, शॉप दैट स्लोडिंग एंड सिट अप स्ट्रेच अमंडा। अब कहोगे सर ये क्या है, ये भी बहुत आसान है। पहले मीनिंग समझो, पोएट का नाम तो पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, पहले मीनिंग समझो। कहने का मतलब है कि इन पंक्ति में अमंडा जो है एक छोटी सी बच्ची है जो अपने काम कर रही है, बट उनकी मम्मी जो है वो उसको डांट रही है। क्या डांटने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि मतलब उनको फालतू में डांट रही है, कुछ अच्छी बातें बताएंगी और अच्छी अच्छी बातों को समझाएंगी। जो चीज़ गलत है उसको समझाएंगी, इसे मत करो, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो पहला क्या है कि मतलब सीख ले रही हैं कि अमंडा को अपने नाखून नहीं कुतरने की सलाह देती हैं। मतलब अमंडा जो है नाखून को अपने टीथ यानी कि दांतों से कुतर रही है, धीरे धीरे उसको मतलब कुतर रही है। कुतरने का मतलब उसके धीरे धीरे खत्म कर रही है, उसको हटा रही है। तो ये जो नेल्स होता है इसके अंदर बहुत ही खतरनाक जीवाणु होते हैं जो आपकी तबीयत खराब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उस चीज़ को रोकती हैं कि अमंडा अपने नाखून को मत कुतरो, अपने नाखून को मत चबाओ, क्योंकि ये एक बुरी आदत है और बुरी आदत से दूर रहो। फिर अगला, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि आप क्या है, क्योंकि मतलब अमंडा को बिना कंधे झुकाए, मतलब कंधा झुकाकर बैठना अच्छा नहीं रहता। एक अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, अपना एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कंधा उठाकर चलो और कंधा उठाकर बात करो, ठीक है। तो बिना कंधा झुकाए बैठने को भी कहा, क्योंकि उसकी माँ उसे मतलब एक कंधा मतलब अच्छे से मतलब झुकाओ मत, एक कंधा तान के और अच्छे से बैठो, ठीक है, बैठाना चाहती थी। एंड फिर अंत में अमंडा शब्द के एक विस्मयदिक चिन्ह के साथ उपयोग किया गया कि अमंडा की माँ चिड़चिड़ापन एवं निराश को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। पहला, द पोएट इज रिटन बाई, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? वाइल्ड व्हाइट मैन, रॉबर्ट फ्रोस्ट तो है नहीं, रोबिन केन यही है, विलियम वर्थ भी नहीं है, मतलब रॉबिन क्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द वर्ड्स हच हियर मीन्स, यहाँ वर्ड्स जो है हच का मतलब क्या है? हच का मतलब होता है कि इसमें जो है एक राइज होगा ना, ये वाला, ये सही है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा स्पेशल वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ये समझो कि पोएट्री में जो स्टेंजा का टॉपिक आता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जितने बच्चों ने नोट नहीं किया है नोट कर लो, नोट्स बना लो। पहला ये है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है एंड सी सही है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो एंड रॉबर्ट फ्रोस्ट। पहला समझ में आ गया ना, नोट नहीं किया है नोट कर लो यार, ठीक है। दूसरा भाई नीचे हैं, इनको ऊपर लाओ। देखो पहला ये लिखा हुआ, सम से द वर्ड्स विल एंड इन फायर, या सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पहला हमारा। भाई ये तो सभी को पता है फायर है, इसमें सभी को पता है कि सपोर्ट किया था कवि ने, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा, अमंडा की बातें जानना जरूरी है। जो उनकी मम्मा उनको सलाह दे रही हैं वो अच्छी अच्छी सलाह दे रही हैं, लोगों को इनकी परख जानना चाहिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, शॉप डैड शाउटिंग एंड सिट अप स्ट्रेच अमंडा, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको पढ़ लेना है। तो ये वीडियो हमारा माय डियर स्टूडेंट बेसिकली जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेंजा के ऊपर था, मतलब 3 ऐसे स्टेंजा जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो समझ लो आपका स्टेंजा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में करोगे धमाल, और आप लोग एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, एक भी नंबर छोड़कर आना भी नहीं है। अगर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा नंबर लाना है। तो 95% हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में लाने का हर एक सब्जेक्ट में। तो आप लोग बस मेहनत करो,
टारगेट पूरा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट पहले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नोट बना लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। आप लोग दिन रात पढ़ाई करो, टाइम कम है और कम टाइम में मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।